हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं अधिनायक अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, टोटल का टोटल अधिनायक चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न है आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं 2024 की परीक्षा में बिहार बोर्ड के द्वारा, ऐसे प्रश्नों का भी जो है वो संग्रह लेकर के आए हैं बच्चों। ज्यादा समय आपका न लेते हुए उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो वीडियो की शुरुआत करेंगे। बहुत ही कम समय में हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे बच्चों। टॉपिक है हरचरना किस कविता का पात्र है। हरचरना किस कविता का पात्र है, ये 2024 में जो है 2024 के लिए जो है ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आप समझिएगा। हरचरना किस कविता का पात्र है, ये 2023 में जो है वो आया हुआ है। तो हरचरना किस कविता का जो है वो पात्र है? क्या वह हार जीत अध्याय का पात्र है, क्या वह गांव का घर अध्याय का जो है वह पात्र है, या अधिनायक अध्याय का पात्र है? तो हरचरना जो है वो अधिनायक अध्याय का पात्र है, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। तो रघुवीर सहाय के जो पिता थे वो क्या थे? क्या वो वकील थे, क्या वो जज थे? तो रघुवीर सहाय जी के जो पिताजी थे वो शिक्षक थे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रघुवीर सहाय जी के पिताजी जो थे वो एक शिक्षक थे। नेक्स्ट अब आप देखेंगे तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी उन्होंने कौन सी कीर्ति जो है वह रचित की थी जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो उन्होंने जो है वो एक रचना रची थी कि लोग भूल गए हैं, और लोग भूल गए हैं रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रघुवीर सहाय जी ने एक रचना रची थी, कविता था कि लोग भूल गए हैं। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे चौथा प्रश्न, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह जो पंक्ति है वह अधिनायक अध्याय से ली गई है, अर्थात अधिनायक कविता की है। तो अधिनायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे जो है वो हम देखेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 है कि अधिनायक कैसी कविता है। क्या अधिनायक जो है वो गद्य कविता है, क्या अधिनायक व्यंग्य कविता है, क्या अधिनायक पद कविता है, या अधिनायक छायावादी कविता है। तो जो अधिनायक है वो स्वतंत्रता के बाद के परिवेश की व्याख्या करता है, अर्थात अधिनायक अध्याय में कवि ने जो है वो देश की जर्जर स्थिति को हरचरना के माध्यम से जो है वह दिखाया है। तो इस वजह से यह व्यंग्यात्मक कविता हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर के बाद 6 नंबर प्रश्न, और 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक जो कविता है किस पुस्तक से ली गई है। 2020 और 2022 2 वर्ष जो है यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है वो किस शीर्षक से ली गई है। तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है वह ली गई है कहां से। तो वह ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध से। आत्महत्या के विरुद्ध एक पुस्तक है, उससे जो है वह अधिनायक अध्याय अधिनायक कविता को जो है वो लिया गया है। 6 नंबर के बाद हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय जी की रचना है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। 7 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 8वां प्रश्न, और 8वां प्रश्न है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। तो रघुवीर सहाय जी ने अधिनायक अध्याय जो है वह लिखा है, अधिनायक कविता लिखी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। जैसा कि मैंने पहले ही बताया बच्चों कि कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह होगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या ऐसे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए। आप देख सकते हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में ही 9 नंबर प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। क्या वो हास्य प्रधान है, क्या वो व्यंग्य प्रधान है, क्या वो रोमांस प्रधान है, या वीर रस प्रधान है।
तो ये जो अधिनायक शीर्षक कविता है यह व्यंग प्रधान कविता है, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10, और प्रश्न संख्या 10 है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। रघुवीर सहाय क्या आधुनिक काल के कवि है? रघुवीर सहाय क्या आधुनिक काल के कवि है, क्या रीति काल के कवि है, आदि काल के कवि है, या छायावाद काल के कवि है? तो रघुवीर सहाय जो है वह आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 11वां प्रश्न, और 11वां प्रश्न है आपके समक्ष कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। 2018, 2019 और 2023 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 12वां प्रश्न बच्चों, और 12वां प्रश्न है कि रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। तो रघुवीर सहाय ने एमए जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न, और 13वां प्रश्न है कि अधिनायक कौन है। विपक्षी दल है, सरकारी सेवक है, या सत्ताधारी वर्ग है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अधिनायक किसे कहा गया है, तो यहाँ पर अधिनायक जो है वो सत्ताधारी वर्ग को कहा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है। हरचरना जो है क्या वो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, क्या वो सत्ताधारी दल का प्रतिनिधित्व करता है, या विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हरचरना है वह आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 15वां प्रश्न बच्चों कि हरचरना जो है वो कौन है। हरचरना जो है क्या वो घर का नौकर है, हरचरना जो है एक आम आदमी है, या एक चरवाहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हरचरना है वो एक क्या है, तो हरचरना जो है एक आम आदमी है। हरचरना जो है एक आम आदमी है कह सकते हैं, यानी जो हरचरना है वो एक आम आदमी है, एक सामान्य जो है वो क्या है आदमी है। तो ये 15 नंबर जो प्रश्न हम देख रहे थे, अभी मैंने 14 नंबर कर दिया है कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है। तो हरचरना जो है वो किसका प्रतिनिधि है। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है। तो हरचरना जो है वो किसका प्रतिनिधि है, तो हरचरना जो है वो एक आम आदमी का जो है वो रोल निभाता है। हरचरना जो है वो एक आम आदमी का रोल निभाता है, अर्थात हरचरना जो है वो आम आदमी है। नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे थे 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न है कि हरचरना जो है वो कौन है। तो हरचरना जो है वो एक आम आदमी है, अर्थात ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं। रघुवीर सहाय जी। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा रघुवीर सहाय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, और 17 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। तो उन 7 कवियों में रघुवीर सहाय जी शामिल है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूसरा सप्तक में जो है वो रघुवीर सहाय जी भी शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, और 18 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि अधिनायक शीर्षक कविता का किस पर व्यंग है। समकालीन राजनीति पर है, या समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर है, या सरकारी तंत्र पर है। तो इनका जो व्यंग है वह समकालीन राजनीति पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, और 19 नंबर प्रश्न है बच्चों कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं। तो रघुवीर सहाय जी जो है वो किस सप्तक में जो है वो एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं। तो रघुवीर सहाय जो है वो एक रचना है जिसे हम लोग कहते हैं दूसरा सप्तक। तो दूसरा सप्तक में जो है देख सकते हैं आप ये प्रश्न यहाँ पर भी जो है ये आया हुआ है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। रघुवीर सहाय जी है। तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में जो है वह शामिल हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, और 20 नंबर प्रश्न है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है।
2022 में यह पूछा गया है। 2022 में यह पूछा गया है कि लिखने का कारण जो निबंध है वह किस लेखक की रचना है, तो रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 21 नंबर प्रश्न, और 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है। 2022 में यह पूछा गया जो है वह प्रश्न है। क्या उसने फटा कुर्ता पहना है, फटा पैजामा पहना है, फटी धोती पहनी है या फटा सूचना पहना है, तो हरचरना ने जो है वो फटा सूचना पहना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 22वां प्रश्न, और 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। कौन सी रचना जो है वह रघुवीर सहाय जी की है। वे लोग भूल गए हैं, काठ का सपना, ध्रुववासिनी, टूटी हुई बिखरी हुई। 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा कि काठ का सपना यानी वे लोग भूल गए हैं, टूटी हुई बिखरी हुई या ध्रुववासिनी। तो रघुवीर सहाय जी की जो रचना है वो रघुवीर सहाय जी की रचना वे लोग भूल गए हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 22 नंबर के बाद 23 नंबर प्रश्न, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। तो नई दिल्ली से निकलने वाले नव भारत टाइम्स के वो एक विशेष जो है वो संवाददाता थे, अर्थात ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 24 नंबर प्रश्न, और 24 नंबर प्रश्न जो है वो आपके समक्ष है कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, दिनमान के थे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर के बाद हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो है वो एक निबंध है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न, और 26 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या वो निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है रचना जो है वो क्या एक निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो निबंध है, कहानी है, कविता है, आलोचना है। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो एक कविता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर के बाद हम देखेंगे 27 नंबर प्रश्न कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय जी का जो जन्म हुआ था वह 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर के बाद हम देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, और 28 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। तो रघुवीर सहाय जी के पिताजी का नाम जो है वो हरदेव सहाय था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर के बाद हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो 2018 में पूछा गया ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। क्या रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल काशी है, मेरठ है, आगरा है, लखनऊ है। तो रघुवीर सहाय जी का जो जन्म स्थल है वह लखनऊ है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर के बाद हम देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय जी की कौन सी कीर्ति है, अतिरिक्त नहीं, मुर्दाघर, जहाज का पंछी या सीढ़ियों पर धूप में। तो रघुवीर सहाय जी की जो कीर्ति है वह है सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर के बाद हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, और 31 नंबर प्रश्न है कि अधिनायक के रचयिता कौन है। तो अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय जी है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर के बाद हम देखेंगे 32 नंबर प्रश्न, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है, 32 नंबर प्रश्न है। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो के जो कवि हैं वह रघुवीर सहाय जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर के बाद। अब हम देखेंगे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे। तो रघुवीर सहाय जी जो है वो किसके प्रधान संपादक थे। तो रघुवीर सहाय जी दिनमान के जो है वह प्रधान संपादक थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 34 नंबर प्रश्न कि रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं। तो रघुवीर सहाय क्या तितली के रचनाकार हैं, या इरावती के रचनाकार हैं, या चितकोबरा के रचनाकार हैं, या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां के जो है वो रचनाकार हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रघुवीर सहाय जी की जो रचना है वह कौन है, तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर के बाद हम देखेंगे 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न होगा बच्चों कि रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं। रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं। तो रघुवीर सहाय जी जो है वह 20वीं सती के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने जो है इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सभी को जो है वो हम लोगों ने देख लिया।
महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में अधिनायक में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि अब जो है वो समय नहीं है, समय अब नहीं है और जी जान से जो है वो लग जाना है, तैयारी करना है, पढ़ना है। और मेरे हिसाब से तो आपके स्टडी रूम में जो है वो एक कैलेंडर होना चाहिए और उस कैलेंडर में एक एक दिन काटते जाइए कितना दिन कम हो रहा है एग्जामिनेशन में, क्योंकि अगर आप अभी नहीं पढ़िएगा तो कभी नहीं पढ़िएगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर सफलता हासिल करनी है तो जिद पर तो अड़ना ही पड़ेगा और खूब मन लगा करके पढ़ना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस कुछ पंक्तियां जो है वो आपके लिए डेडिकेट कर देते हैं कि खुल जाएंगे सारे रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सारे रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब हासिल होगा एक दिन, सब हासिल होगा एक दिन, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स होंगे उसको जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।